सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम सभी स्वप्न वासवदत्तम के बारे में पढ़ेंगे। मैं कुलदीप शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर। स्वप्न वासवदत्तम कई पाठ्यक्रमों में रखा गया है। नेट, जेआरएफ, उसके अलावा और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वप्न वासवदत्तम से कई प्रश्न आते हैं। इस श्रृंखला में कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में भी स्वप्न वासवदत्तम को रखा गया है। आज हम स्वप्न वासवदत्तम की जो कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कई जो छोटे प्रश्न आते हैं वो उसकी कहानी से आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी प्रत्येक पंक्ति का हम अध्ययन करेंगे। स्वप्न वासवदत्तम की विगत मैंने कक्षा ली। उस कक्षा में मैंने आपको यह बताया कि यह नाटक भास के द्वारा विरचित है और इसमें 6 अंक है। और विगत कक्षा में हमने भास के जो कृतित्व कितनी उन्होंने कृतियां लिखी, उसके साथ में उनका जीवन परिचय क्या था, उसके बारे में हमने पढ़ा। विद्यार्थियों, स्वप्न वासवदत्तम एक ऐसा नाटक है जो संस्कृत का अधिक प्रसिद्ध नाटक है, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार क्या होता है कि वत्स देश का राजा होता है। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, कौन से देश का कौन सा राजा। तो वत्स देश का एक राजा होता है जिसका नाम होता है उदयन। ठीक है, और उदयन है, उसकी एक पटरानी होती है, रानी होती है, उसका नाम होता है वासवदत्ता। और वासवदत्ता है वो उज्जैनी नरेश प्रद्योत की पुत्री होती है। तो उदयन का जो ससुराल है वो कहाँ होता है? उज्जैनी में। और उदयन का जो श्वशुर है वो है प्रद्योत। समझ में आ गया? तो राजा और रानी का नाम आपको पता हो गया। उसके बाद में क्या होता है, जो राजा उदयन होता है उसका प्रधानमंत्री होता है जिसका नाम होता है यौगंधरायण। क्या नाम है उसके प्रधानमंत्री का? यौगंधरायण नाम होता है। अब देखो, उस समय क्या होता है कि यौगंधरायण होता है वो बड़ा चतुर मंत्री होता है। और ये जो उदयन है, वत्स देश का जो शासक है, इसका एक शत्रु होता है। उस शत्रु का नाम होता है आरुणि। अब आरुणि क्या करता है कि आरुणि इस उदयन के कई जो राज्य है, कई राज्य के जो इलाके हैं, उनको ये क्या कर लेता है? अपहरण कर लेता है। तो यौगंधरायण एक बात सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसके द्वारा ये जो राजा का शत्रु है, जो आरुणि, उससे जितनी भूमि हमारी गई है उसको हम वापस ले लें। इसके लिए वो एक तरकीब निकालता है। वो क्या होता है कि उसी समय एक शक्तिशाली राजा होता है जो मगध देश का होता है। उस मगध नरेश होता है, उसका नाम होता है दर्शक। क्या नाम होता है? दर्शक। और उसकी एक बहन होती है, उसका नाम होता है पद्मावती। तो यौगंधरायण एक बात सोचता है कि मैं क्या करता हूं कि उदयन का विवाह है ना, वो मगध नरेश जिसका नाम दर्शक होता है उसकी बहन पद्मावती के साथ में कर देता हूं। अब इसके लिए रोड़ा कौन बन रही होती है? इसके लिए रोड़ा बन रही होती है उदयन की जो पत्नी है वासवदत्ता, वो। तो वासवदत्ता को सबसे पहले उसके रास्ते से हटाना होता है। इसके लिए वो क्या करता है, यौगंधरायण उस रानी के पास में जाता है। किसके पास में जाता है? वासवदत्ता के पास में जाता है। और वासवदत्ता को बोलता है कि उसका जो खोया हुआ राज्य है उसकी प्राप्ति में तुम रोड़ा बन रही हो। इसके लिए मैं चाहता हूं कि मगध नरेश दर्शक है, उसकी बहन के साथ में राजा की शादी करवा देंगे। तो मगध नरेश दर्शक और उदयन, ये दोनों मिलकर के आरुणि नाम का जो शत्रु है उससे अपनी भूमि वापस ले लेंगे। तो जो वासवदत्ता है वो बात मान जाती है। अब देखो आगे की कहानी क्या चलती है कि अब ये क्या करते हैं कि लावाणक नाम के गांव में जाते हैं। गांव का नाम क्या होता है विद्यार्थियों? लावाणक। अब लावाणक नामक ग्राम में जाकर के होता क्या है कि राजा उस दिन शिकार के लिए गया हुआ रहता है, और इधर से यौगंधरायण और वासवदत्ता ये दोनों जाते हैं लावाणक गांव में। अब ये लावाणक गांव में आग लगा दी जाती है। उसकी षड्यंत्र के अनुसार
उस गांव में आग लगा दी जाती है और सब जगह एक जनश्रुति फैला दी जाती है, एक बात फैला दी जाती है कि महारानी वासवदत्ता उस गांव के भयंकर अग्निकांड में जल जाती है। विद्यार्थियों समझ में आ रहा है? तो देखो, वासवदत्ता ने अपने राज्य के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। वस्तुतः वह रहती तो जीवित ही है, पर इसी जनश्रुति फैला दी जाती है कि वो रानी वहां पर क्या हो जाती है, मर जाती है। अब देखो क्या होता है, यहीं से प्रारंभ होता है स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक का। अब देखो इस प्रथम अंक में क्या होता है, जो योगंधरायण मंत्री है, ठीक है, वो तो बन जाता है सन्यासी, ठीक है, और वासवदत्ता है वो अपना नाम निकाल लेती है अवंतिका। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। तो अवंतिका वही है जो वासवदत्ता है, ठीक है, और ये आपस में भाई बहन बन जाते हैं और ये निकलते हैं वहां से, ठीक है, और एक गुप्त वेश के अंदर उस लावाणक गांव को वहां से छोड़ देते हैं। अब ये चलते हैं और चल करके कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं राजगृह में जाते हैं। राजगृह के निकट एक आश्रम रहता है। अब आप सोचोगे कि ये राजगृह कहाँ से आ गया, तो मैं बता दूं, मगध नरेश होता है ना दर्शक, उसकी राजधानी, उसकी कैपिटल, उसका नाम है राजगृह, और उस राजगृह के पास में आश्रम होता है और उस आश्रम में पद्मावती की मां रहती है। तो वो पद्मावती क्या करती है, अपनी मां से मिलने के लिए राजगृह के पास में आश्रम में आती है। अब उसी आश्रम में ये योगंधरायण और उनकी जो बहन बन चुकी है वासवदत्ता, जिसका नाम होता है अवंतिका, ये सब के सब दोनों वहां पे जाते हैं। अब देखो क्या होता है, भाग्य से उस आश्रम में पद्मावती वहां पे आ जाती है, जिसकी मां वहीं पर निवास कर रही होती है। अब पद्मावती आश्रम में किसी भी याचक को मनोवांछित दान देने की घोषणा करती है, जिसको जो चाहिए वो मैं दूंगी। ये कौन, ये दर्शक की बहन पद्मावती वहां पे कहती है, ठीक है। अब क्या होता है, वहां पे योगंधरायण और अवंतिका जो वासवदत्ता थी कभी, ये दोनों जो योगंधरायण उसके सामने जाता है, किसके सामने, पद्मावती के सामने, और बोलता है मेरी एक बहन है, बहन का नाम क्या है, अवंतिका, जो पहले वासवदत्ता थी, ये बहन है, एक काम करोगे आप, मेरी बहन को कुछ दिन के लिए धरोहर के रूप में रख लो। अब धरोहर को न्यास कहा जाता है, ठीक है, तो न्यास के रूप में आप इसको कुछ दिन के लिए रख लो, ठीक है। इसका पति है ना, वो विदेश में गया हुआ है, ठीक है, और मैं उस पति को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। अब क्या रहता है, जो वासवदत्ता अवंतिका बनी है, वही अवंतिका उस पद्मावती के साथ में छद्म रूप से रहने लग जाती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक दिन क्या होता है, पद्मावती के विवाह की बात चलती है, ठीक है, और पद्मावती के विवाह की बात चल रही है, महासेन होता है कोई उसके पुत्र के साथ में, ठीक है, बात चल रही होती है। उसी समय एक छात्र वहां विश्राम के लिए रुक जाता है, जो लावाणक गांव से लौट रहा था। लावाणक के विषय में पूछने पर वह उस स्थान के नए समाचार का वर्णन करता है, और वह एक वो आदमी आता है लावाणक गांव से, और वह बोलता है कि महारानी वासवदत्ता और योगंधरायण उस गांव की अग्नि में जाकर जलकर मर जाते हैं। अब देखो, शिकार से जब राजा लौटता है, अब राजा की स्थिति को देखिएगा, जब बेचारा राजा लौटता है, उसको यह दुखद समाचार मिलता है कि मेरी पत्नी वासवदत्ता मर गई है, ठीक है। वह बहुत रोता है, बहुत विलखता है, ठीक है। तभी वो मरना चाहता है, तब एक दूसरा कोई मंत्री होता है, उसका नाम होता है रुमणवान। क्या नाम होता है विद्यार्थियों, रुमणवान। अब रुमणवान आकर के क्या करता है, तत्परता से उस राजा की रक्षा कर लेता है, उसको मरने नहीं देता है, ठीक है, प्रत्येक संभव उपायों से उसको रोकने की कोशिश करता है। राजा उदयन बहुत रोता है, वासवदत्ता के अधजले आभूषणों को अपनी छाती से लगा करके बार बार बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वापस अग्नि में कूदकर सुसाइड करना चाहता है, परंतु उसका विश्वास पात्र मंत्री है रुमणवान, वह उसको बचा लेता है। अंत में वह उसको हटा लेता है, कहीं ऐसा न हो कि पत्नी के शोक में वह राजा मर जाए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, राजा के संताप का सजीव वर्णन सुन करके, इधर ये बातें कौन बता रहा है,
वो जो एक लड़का गया है वो बता रहा है कि राजा की ये हालत हो रखी है। जब ये बात वासवदत्ता को पता चलती है तो वासवदत्ता तो उसकी पत्नी थी कभी, तो उसको बड़ा दुख होता है और थोड़ा गर्व भी होता है अपने पति का, अपने प्रति जो प्रेम देखती है उसको गर्वानुभूति होती है। ठीक है, उसी क्षण पद्मावती के दिल में जो यह सुनकर प्रभावित थी राजा के प्रति प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है, वह उदयन से प्रेम करने लगती है। अब देखो वो लड़का जो लावाणक गांव से आया था वो ये पद्मावती ये दोनों बेटे थे, इन दोनों को कहता है। तो पद्मावती जब सुनती है कि राजा की पत्नी जल के मर गई और उसके प्रति वो रात और दिन रो रहा है, मरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए पद्मावती के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। विद्यार्थियों, प्रथम जो अंक है वो यही समाप्त होता है। कई प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से कि पहले अंक में कौन सी घटना का वर्णन है, किसका कौन सा राजा, किसकी पत्नी, ये सभी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो दूसरे अंक में क्या होता है। दूसरे अंक का प्रारंभ होता है विद्यार्थियों राजगृह से। राजगृह कौन है? जो मगध है, मगध राजा दर्शक की बहन पद्मावती, उसकी राजधानी राजगृह से दूसरे अंक का प्रारंभ होता है। वहां के अंतःपुर में राजकुमारी पद्मावती वासवदत्ता के साथ में कंदुक क्रीड़ा कर रही होती है। ये दोनों आपस में गेंद खेल रही होती है। वह अब राजकुमारी से बहुत हिलमिल या आपस में अच्छी फ्रेंड बन जाती है, दोस्त बन जाती है। ठीक है, अब वासवदत्ता बड़ी कुशलता से उसके विवाह के विषय में बड़ी ही मधुर और सजीव चर्चा का सूत्रपात करती है, जिसमें सेविका इस रहस्य को प्रकट करती है कि पद्मावती महासेन परिवार में अपना विवाह नहीं करना चाहती। अब पद्मावती पहले सोचती है कि मैं महासेन के पुत्र के साथ विवाह करूंगी, पर जब राजा के बारे में पता चला, उदयन के बारे में, तो वो सोचती है मैं महासेन के पुत्र से तो विवाह नहीं करूंगी, मैं तो विवाह करूंगी तो किससे करूंगी, मैं तो उदयन से विवाह करूंगी। ठीक है, ठीक उसी समय दूसरी दासी उसको सूचना देती है कि पद्मावती का वागदान उसके भाई ने किसी कारण उदयन से कर दिया जाता है। अब देखो इधर से कोई एक दासी आती, वो बोलती है तुम्हारी सगाई तो उदयन के साथ में हो गई। उदयन के साथ में कैसे? तुम्हारा भाई दर्शक किसी कारणवश से वागदान संस्कार बोलते थे सगाई को, जो आजकल इंगेजमेंट होती है उसको, है ना, तो उसको पता चलता है, वो वैसा सोच रही थी वैसा ही हो जाता है। उसके बाद में क्या है, उदयन उसके लिए उत्सुक नहीं है। उदयन तो नहीं चाहता है कि पद्मावती के साथ उसका विवाह हो। और तीसरी सेविका आके बोलती है कि तुम्हारी जो विवाह है वो आज ही होने वाला है। इस प्रकार से ये दूसरे अंक में, ये मैंने जो घटना बताई ये दूसरे अंक में होती है। विद्यार्थियों, तीसरे अंक में क्या होती है कि विवाह का दृश्य शुरू होता है। यह आपको पूछा जा सकता है कि विवाह का प्रसंग कौन से अंक में है। ठीक है, तो तीसरे अंक में अब विवाह प्रारंभ होता है। वासवदत्ता उस विवाह को देखती है तो दुखी हो जाती है। अपना ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ विवाह करे तो दुख तो होता ही है, तो वह बड़ी दुखी हो जाती है। यह राजप्रसाद से बाहर निकलकर प्रमदवन नाम के उद्यान में चली जाती है। वह राजगृह के अंदर जब विवाह होता देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। वो राजगृह को छोड़ करके वहां से भागकर निकल जाती है और जिस वन में जाती है उस वन का नाम होता है प्रमदवन। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? प्रमदवन। अब प्रमद वन में चाहती है ताकि वह अपने पति को दूसरी स्त्री से विवाहित होते न देख सके। बड़ी दुखी हो जाकर के प्रमद वन में चली जाती है। मगध राज्ञी अपनी सेविका को कहकर अवंतिका को ढूंढवाती है ताकि वह विवाह माला को गूंथ दे। अब विवाह के संस्कार में होता था कि जो एक फूलों की माला गूंथी जाती थी, तो वो पद्मावती बोलती है ये जो वासवदत्ता को बोल दो कि मेरी शादी का जो माला है वो उसको गूंथ देगी। ठीक है, अब उसको ढूंढवाती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि वह परंतु सपत्नी मर्दन औषध को नहीं गूंथती है। अब देखो उसमें क्या होता है, वासवदत्ता उस माला में अविधवा करण औषध तो गूंथ देती है। अब उसमें पहले एक औषधि गूंथी जाती थी उस माला में जिसका नाम होता है अविधवा करण, अर्थात उस औषधि को पहनने से वो जीवन में कभी भी विधवा नहीं होगी। पर एक औषधि और बांधी जाती है, उसका नाम होता है सपत्नी मर्दन। अपनी सोतन होती है, उस सोतन का नाश करने के लिए एक औषधि और बांधी जाती है। वासवदत्ता को डर होता है कि यदि
मैंने ये सोतन वाली औषधि बांध दी तो इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, इसलिए वो विधवा वाली तो बांध देती है, परंतु सपत्नी मर्दन औषधि वो उस माला में नहीं गूंथती है। वह अपने पत्नी का पद्मावती के साथ विवाह के विषय में सोचकर बहुत दुखी होती है। अंत में उसे नींद आकर सांत्वना प्रदान करती है। इस प्रकार से तीसरा अंक यहाँ पर समाप्त होता है। अब विद्यार्थियों चौथा अंक, चौथे अंक में क्या होती है, जो प्रमद वन है जहाँ पे वासवदत्ता रूठ करके दुखी होकर के गई है, उस प्रमद वन में पद्मावती, वासवदत्ता और सेविका है। पद्मावती उसी वन में चली जाती है जिस वन में ऑलरेडी वासवदत्ता रहती है, वहां चली जाती है। वहां उदयन और विदूषक वसंतक भी आ जाते हैं। यह प्रश्न मैंने कई परीक्षाओं में देखा है कि स्वप्न वासवदत्तम के विदूषक का क्या नाम है। विदूषक थोड़ा कॉमेडी मैन की तरह होता है। विदूषक का नाम है वसंतक, ये याद रखना आप ना, वसंतक इसके विदूषक का नाम है। अब उस प्रमद वन में ये रहते हैं, कौन कौन रहता है, वासवदत्ता, पद्मावती, राजा उदयन और उसका विदूषक कौन, वसंत, के चारों रहते हैं। पद्मावती वासवदत्ता का लिहाज कर अपने पति से मिलना नहीं चाहती। अब देखो, पद्मावती वासवदत्ता का लिहाज कर, उसको शर्म आती इसलिए वो उससे मिलना नहीं चाहती अपने पति से, इसलिए ये सभी एक लता कुंज में, एक लताओं की एक झोपड़ी बनी हुई रहती है, वहां चले जाते हैं। राजा और विदूषक शरतकालीन सूर्य की धूप से व्याकुल होकर उसी लता कुंज में आश्रय पाने के लिए प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु सेविका भ्रमरों वाली अवलंबन लता को हिलाकर रोक देती है। वे लता मंडप के बाहरी भाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ विदूषक विश्वस्त रूप से राजा को पूछता है कि आप अभी भी वासवदत्ता से प्यार करते हैं या उस समय या इस समय पद्मावती को। राजा कहता है, मैं पद्मावती को प्यार करता हूँ, किंतु यह वासवदत्ता में अनुरक्त मेरे मन को खींच नहीं पाती। मैं प्रेम तो भी पद्मावती से करता हूँ, पर वासवदत्ता का प्रेम आज भी मुझे छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, वासवदत्ता अपने पति के प्रति प्रकट किए गए इन विचारों को सुनकर के वो क्या करती है, अपने आप को धन्य समझती है। राजा अंतश्चेतना के वश में होकर अपने दिल के अंतरतम में विश्वास कर लेता है कि उसकी प्रियतमा वासवदत्ता अभी भी जिंदा है। वो सोचता है कि मेरी वासवदत्ता मर नहीं सकती। उसका यह धुंधला विश्वास एक आश्चर्यजनक दृश्य के द्वारा दृढ़ विश्वास बन जाता है, जो कि इस नाटक का प्रधान आधार है। विदूषक दबाव के वश में जब अपना पक्षपात पद्मावती के प्रति व्यक्त करता है तो उस समय राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा दुखी हो जाता है वासवदत्ता को याद करके। विदूषक राजा मुख धोने के लिए बाहर से पानी लाता है, तब लौटता है तो पद्मावती को राजा के समीप देखता है। उसके बाद में, परंतु वह बहुत चतुर है, वह पद्मावती के अश्रुपात के विषय में स्पष्ट करता है कि राजा के आंखों में फूल का जो पराग होता है उसके कण गिर गए, इसलिए आंसू आ गए। ठीक है, उसको बचा लेता है। उनको तो मगधराज के सम्मानार्थ एक प्रीति उत्सव में सम्मिलित होना है, इसलिए वे अवश्य चले जाए। राजा उस स्थान से चला जाता है। अब विद्यार्थियों, पांचवा अंक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद्मावती शिरोव्यथा से पीड़ित है। अब पद्मावती होती है ना दूसरी पत्नी, उसको हेडेक हो रहा है। राजा को इसकी सूचना मिलती है और साथ ही वासवदत्ता को भी मिलती है। राजा अपनी रोग पीड़िता पत्नी के औषधि के साथ उस समुद्र गृह के अंदर पहुंचता है। समुद्र गृह बना है, उसके अंदर जाता है जहां पे पद्मावती वहां ठहरती है, किंतु वह रोग शैया को रिक्त पाते हैं। अब वहां पे पद्मावती मिलती नहीं है, वे उस पर लेट जाते हैं, वो जाके उस पर सो जाते हैं। पद्मावती मिलती नहीं है, थके हुए रहते हैं, इसलिए वो जाके नींद ले लेते हैं। विदूषक राजा को एक कहानी सुनाने लगता है तो राजा सो जाता है। विदूषक सर्दी से बचने के लिए कंबल लाने को बाहर चले जाते हैं। इसी बीच वासवदत्ता उस कक्ष में आ जाती है। जिस कक्ष में पद्मावती नहीं रहती है, वो राजा सोया हुआ रहता है। जहां दीपक टिमटिमा रहा था, दीपक जल रहा था, वहां बिछोने पर एक और किसी को सोता देखकर वह उसको पद्मावती समझ लेती है। होता वहां पे उदयन राजा है, पर वो सोचती है पद्मावती सोई हुई रहेगी और उसके दूसरी ओर खाली भाग पर खुद लेट जाती है, वो सो जाती है। वह वहां लेटते ही एक विचित्र प्रकार के आनंदोल्लास का अनुभव करती है। उधर राजा सपने में वासवदत्ता को देख रहा है। देखो, वो वासवदत्ता उसके पास में सो रखी है, उसको पता है कि ये पद्मावती हो सकती है। ठीक है, अब राजा को सपना आता है, वह वासवदत्ता को देखता है, बड़बड़ाता है नींद के अंदर। ठीक है, अब वासवदत्ता को पता चल जाता है, अरे यार ये तो राजा है, पद्मावती नहीं है।
और वो सपने में पड़े हुए उस राजा को उत्तर देती है। उसके बाद में राजा की लटकती हुई भुजा को बिस्तर पर ठीक से रखकर वो भाग जाती है बाहर। अब जब राजा को वो स्पर्श करती है, टच करती है, तो राजा की नींद टूट जाती है। वह उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है, परंतु दरवाजे से टक्कर खाकर वहीं पे गिर जाता है। इतने में विदूषक वसंतक लौटता है। राजा उससे कहता है उसकी पत्नी वासवदत्ता जीवित है, अभी वो मुझे स्पर्श करके गई थी। विदूषक उसके मस्तिष्क का विभ्रम बताता है, बोला कुछ नहीं है, फालतू बात है, वो तो मर गई कब की। अंत में मगध राज का प्रतिहारी यह संदेश लाता है कि सेनापति रुमणवान मगध राज की सैन्य सहायता से शत्रु आरुणी पर चढ़ाई करने जा रहा है। इस प्रकार उदयन वहां से युद्ध क्षेत्र में चला जाता है, ठीक है, और वहां से चला जाता है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है, इसमें स्वप्न कौन से अंक में आता है? 5वें अंक में आता है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि 5वां अंक ही इसका प्रमुख अंक है जिसमें स्वप्न आता है। इसी घटना के कारण इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम पड़ा। 6ठे अंक में क्या होता है? वासवदत्ता की एक वीणा होती है, उसका नाम होता है घोषवती। ये परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। मैंने कई परीक्षाएं दी, उसमें से यह प्रश्न तो आता ही है, आता ही मिला मुझे तो, है ना। तो उदयन की वीणा का नाम होता है घोषवती, ठीक है। उसे पा जाने पर राजा उदयन का शोक पुनः नवीन हो जाता है। वह वीणा उसको मिल जाती है तो उसको दुख होता है, ठीक है। वासवदत्ता की वीणा है ना, उसका नाम घोषवती है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? उदयन की वीणा नहीं है, वो किसकी है? वासवदत्ता की वीणा है। अब एक दिन क्या होता है, वासवदत्ता की वीणा घोषवती है, वो उदयन को मिल जाती है। अब उसको देख करके वह वापस दुखी हो जाता है, ठीक है। उसी समय उज्जयिनी के राजा और रानी जो वासवदत्ता के पिता माता है और उदयन के पुराने ससुर और सास है, वो आते हैं। भेजा हुआ दूत वासवदत्ता की अपनी निजी धात्री के साथ शत्रु के ऊपर पूर्ण विजय पाने की बधाई देने के लिए उदयन के पास आता है। वे दोनों उदयन को विवाह के समय का वासवदत्ता के साथ लिया गया एक फोटो, एक चित्र अर्पित करते हैं जिसे उनके ससुर और सास ने भेजा था। पद्मावती उस चित्र में अंकित महिला को पहचान जाती है। अब उसको वो चित्र मिलता है जिसमें उदयन और वासवदत्ता की शादी का फोटो होता है। पद्मावती देखती है, पद्मावती बोलती है ये तो अवंतिका ही है, ठीक है। उसके बाद में पद्मावती चित्र में अंकित महिला को पहचानती है जिसकी आकृति ब्राह्मणी अवंतिका से बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसको उसके सन्यासी भाई ने उसके संरक्षकता में छोड़कर गया था। ठीक उसी समय योगंधरायण आता है वहां पे, जो सन्यासी का भेष बन के गया था, और अपनी बहन कौन, अवंतिका, जो कभी वासवदत्ता थी, उसको लौटाने की बात कहता है। उसे धरोहर को ले जाने के लिए आदेश रानी से मिल जाता है। वह धरोहर ब्राह्मणी लौटा देने के लिए लाई जाती है। वहां वासवदत्ता की उपमाता होती है धात्री, वो भी आती है, जिससे बचपन में उसका पालन पोषण किया था। वह शीघ्र ही राजकुमारी वासवदत्ता को पहचान जाती है। वह विलक्षण मंत्री योगंधरायण तो पहले ही उसको अपनी बहन घोषित कर देता है, किंतु अंत में राजा का जय घोष करता है। वासवदत्ता भी उसके स्वर में स्वर मिलाती है। इस प्रकार दोनों पति पत्नी का मिलन हो जाता है और योगंधरायण अपनी योजना का उद्देश्य प्रकट कर देता है कि किस कारण से मैंने ये षड्यंत्र रचा, जिसके माध्यम से आज आपके साथ में जो जितना अपहृत राज्य है वो आपके पास पुनः लौट गया। विद्यार्थियों, आप केवल इस कहानी को सुन करके नोट्स बना लेते हो तो आपकी परीक्षा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। अब हम क्या करेंगे कि संस्कृत में आने वाले प्रत्येक श्लोक और इसके गद्य और पद्य के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि स्वप्न वासवदत्तम की कथा आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।